कर्ण वेधन अध्याय। मतलब जो आपने सुना भी होगा, आयुर्वेद में बच्चों का कर्ण वेधन करने के लिए आया, मतलब कान में ये तो आप जानते हैं कर्ण वेदन करके। इसमें ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आए हुए ऐसा नहीं कि नहीं आए हुए हैं। पीएससी में क्वेश्चन मुझे बहुत कम दिखे हैं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा इसको, इसमें से क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे चैप्टर का नाम है 16 का कर्ण कर्ण वेदन बंध विधि अध्याय। ठीक है। अब इसमें है कि कर्ण वेदन जो होता है, तो कर्ण वेदन क्यों करना चाहिए? ईयर, आप समझ रहे हैं ना, कर्ण वेदन ईयर पियर्सिंग जो करते हैं बच्चों में करते थे पुरान। पहले क्या होता था, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी किया जाता था। अब उसके पीछे लॉजिक क्या बोला गया है? रक्षा प्लस आभूषण निमित्तम बालस्य कर्ण विधेयते। मतलब क्या है कि रक्षा और भूषण के लिए बालकों के कानों का वेदन करना चाहिए। किस चीज से रक्षा होगी कानों का वेदन करने से? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जो कान का जो कान में जो छेद करते हैं, उससे किसकी रक्षा हो रही है? भूषण तो आप समझ रहे हैं कि हाँ चलो भूषण पहन रहे, इयरिंग लोग पहन रहे हैं, लेकिन रक्षा किस चीज से होती है? कोई बताएगा? रक्षा मतलब क्या होगा ना कि बच्चों में रक्षा इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए किया जाता है। क्योंकि पहली बार क्या होता है, आपका मतलब इसमें क्या करे, एक छेद करे जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी। तो ऐसा बोला गया है कि ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होती है तो थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप होता है। जैसे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास ये टीका वगैरह नहीं होता था। तो टीका नहीं होता था, टीका मतलब क्या, इम्यूनाइजेशन नहीं होता। तो ये सब एक प्रोसेस था जिससे कि बच्चों में ना इम्यूनिटी डेवलप किया जाता था। जैसे ये श्वान प्राशन हो गया, या रक्षा हो गया, मतलब ये कर्णवेधन हो गया। ये सब इम्यूनिटी थोड़ी डेवलप सी करने के लिए। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सर। मेरी तो नहीं आ रही है। किसकी माइक ऑन है? अब ठीक है। जी सर। हाँ, तो किसी और गा रहा था, ठीक है। तो रक्षा तो कर्ण, आप कर्ण मतलब कर्ण छेदन का मतलब कर्ण वेदन या छेदन एक ही है। उसका मेन लॉजिक क्या, रक्षा और भूषण मतलब पहनने, आभूषण पहनने के लिए बालकों के कान का वेदन करना चाहिए। लिखा है कब करना चाहिए, जब बालक छठे एवं सातवें मास में हो। मतलब कि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, उसका 6th और 7th मंथ चल रहा हो, तभी आपको उसका कर्ण वेदन कर देना चाहिए। जो अब नहीं होता है, बहुत रेयर होता है या बिल्कुल नहीं होता है। छठे एवं सातवें में बालकों का कर्ण वेदन करना चाहिए। क्यों? रक्षा और आभूषण के लिए। और कब करना? शुक्ल पक्ष। जैसे दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में करना है। और उसके बाद फिर उत्तम तिथि मुहूर्त को वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए। इसमें आपने जो लिखा है छठा एवं सातवां, तो इसमें लिख लीजिएगा छठा, 6, 7 और 8। ये वागवट ने बोला है कि किसी बच्चे का मान लीजिए छठा महीना चल रहा हो, सातवां महीना चल रहा हो, या आठवां महीना चल रहा हो, तब भी आप इसका कर्णवेधन कर सकते हैं। ये वागवट बोले हैं, ठीक है। चरक ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। सुश्रुत ने बोला छठे एवं सातवें महीने में, और आचार्य भागवत ने बोला छठा, सातवां एवं आठवें महीने में। फिर कैसे बोल करके, धाई की गोद में बालक की देवा करने वाले, ये सब हिंदी नहीं याद करनी है। अब वैद क्या करना है, वैद अपने बाम हाथ से उस बच्चे के कान को खींचकर, कैसे करने का बताया गया है कि जो भी वैद है अपने लेफ्ट हैंड से उस बच्चे के कान को खींचकर, आप सोचिए कि मतलब कि आप एक वैद है तो आप क्या कीजिएगा, उसके कान को खींचिएगा। किस में करना है? एक छेद होता है देवकृत छेद। तो आपसे पूछा जाए कर्णवेध किस जगह पे करनी चाहिए, देवकृत क्षेत्र में करना चाहिए। कि सूर्य किरणों द्वारा दिखाई देने पर धीरे धीरे दक्षिण हाथ से उस देवकृत क्षेत्र पे सीधा वेदन करना चाहिए, मतलब सीधा वेदन करना चाहिए। यदि कर्ण पतला हो तो सुई से, तथा मोटा हो तो आरा से वेदन करना चाहिए। जो जो मैं अंडरलाइन करना अंडरलाइन कीजिएगा, बाकी सब रहने दीजिएगा। बच्चे के बच्चे के प्रथम दक्षिण कर्ण तथा बच्ची के प्रथम वाम कर्ण, मतलब जो बॉय है उसमें लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और फीमेल में लेफ्ट कर्ण में वेदन करना चाहिए। उसके अनंतर कर्णछेद में रुई की बत्ती या डोरा लगा देना चाहिए। ठीक है। तो ये जो पहला हमारा जो श्लोक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कर्ण वेदन कब करना है? कर्ण वेदन करना है बच्चों में छठे एवं सातवें मास में। और किस पर्पज से करना है? रक्षा और आभूषण के पर्पज से। और कब? शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि में। फिर क्या कह रहा है, कौन से छेद में करना है? कान में जो एक देवकृत छेद है उसमें करना है। अगर मान लीजिए कर्ण अगर पतला हो, तो आपको वेदन के लिए सुई का उपयोग करना है, सूची का उपयोग करना है। अगर कर्ण क्या हो, मोटा हो, तो क्या करना है आपको? वेदन करना है। किससे? आरा से वेदन करना है। जो हमने अभी पढ़ा था ना शस्त्र, तो शस्त्र में आरा भी आया था और हमारा ये भी आया था, सूची भी आया था। तो पतला कर्ण के लिए क्या बोला गया है? हमें सूची का यूज करना है या सुई का यूज करना है। और मोटा के लिए क्या बोला गया? आरा से करना चाहिए।
और बच्चों लड़कों में क्या करना है, दक्षिण कर्ण का मतलब आपको दो कान है ना, तो लड़कों में आप देखिए सबसे पहले राइट कान का वेदन कीजिए और लड़कियों में लेफ्ट कान का वेदन कीजिए। ठीक है, सबको क्लियर है? सूची देखिए, प्रतुनक सूचिया मतलब जो तनु, जो तनु मतलब पतले जो कान है उसमें सूची का उपयोग करना है। बहलम आर्या मतलब क्या होगा, बहल मतलब मोटा, उसमें आरा का प्रयोग करना है। पूर्व दक्षिणम कुमारस्य मतलब कुमार जो लड़के हैं उसमें दक्षिण कान में करना है। और वामा कुमारिया मतलब लेफ्ट में कुमारिया मतलब फीमेल में करना है। उसके बाद फिर पिच्चू डालना है। ठीक है, बस आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ऐसा आप कर रहे हैं। किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये तीसरा श्लोक हो गया। इसमें एक लाइन आप, ये मैं जो बताया था, जो आचार्य वाग्भट ने, उन्होंने क्या बोला है, ये देखिए, सट सप्त अष्टमासेषु मतलब छठे सातवें और आठवें महीने में शुभ दिन में करना है कर्णवेदन। ठीक है, और दूसरा एक और है, कर्णो हिम आगे में विद्येत मतलब क्या बोलते हैं भागवत ना, कि शीतल जब हिम, जैसे इन्होंने बोला शुक्ल पक्ष में ना, तो इन्होंने बोला हिम आगे। हिम आगम मतलब शिशिर ऋतु में, मतलब ठंडे में करने के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है कि ठंड कभी भी कर दीजिए। और ठंडे में बोला इसलिए गया है क्योंकि ठंडे में क्या होता है कि वरण पाक बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए लोग करते हैं। जो भी सर्जरी वर्जरी ज्यादातर लोग कब कहते हैं, अगर प्लान सर्जरी होती है तो ठंड में करवाते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राय शीतकाल में प्राणियों का बल उत्तम होता है तथा व्रण में पाक होने का भी भय भी बहुत कम होता है तथा व्रणोपण शीघ्र होता है। इसी दृष्टि से आयुर्वेद में भी शिशिर या हिम का समय ही प्रशस्त माना गया है। मतलब व्रण बनाना हो तो आप ध्यान रखिए कि शिशिर या हिम मतलब हिम ऋतु को ही शिशिर ऋतु कहते हैं। उसमें आपको कोई भी व्रण वाला कार्य करना, व्रण बनाना हो। तो जैसे ये क्या कर रहे हैं, कर्ण वेदन कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें कब करना चाहिए, हिम आगम में। फिर क्या कह रहा है, आप हिंदी पढ़ेंगे, इसका बहुत ज्यादा श्लोक नहीं देखना है। यदि जो मैं अंडरलाइन करूंगा वही अंडरलाइन आप लोग कीजिएगा। किसका आवाज आ रहा है, माइक का? कोई कुछ बोल रहा है? जी सर। सर जैसे अगर 6 7 8 मंथ जो है वो जून जुलाई अगस्त वगैरह में पड़ रहा हो तो सर तो फिर कर दीजिए। अब तो, अब इसमें ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा आपने, इसे अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें शिशिर ऋतु में ही कीजिए। अब तो छठे सातवें आठवें महीने किसी बच्चे का तब हो भी नहीं रहा है, कौन कर रहा है छठे महीने में? ये तो मैं आपको बस लॉजिक के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ठंड में कीजिए। ठीक है, चलिए। यदि वेदन करने से रक्त का अधिक स्राव हो, मतलब मान लीजिए आप वेदन कर रहे हो और ज्यादा ब्लड निकल रहा हो तथा पीड़ा हो, तो अन्य देश विधि समझना चाहिए। मतलब कैसा कह रहा है कि मान लीजिए आपने कर्ण वेदन किया और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने देवकृत क्षेत्र में नहीं किया, उसकी जगह कहीं और कर दिया है। किसी तरह का उपद्रव ना हो, तो मान लीजिए कि आपने किया है और कोई उपद्रव नहीं हो रहा है, तो समझिए कि देवकृत छेद है। मतलब ये हमारा कान है, कान में मान लीजिए हम यहाँ पे छेद कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देवकृत छिद्र है, तो मतलब मान के चलिए कि यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह कम होगी, कोई उपद्रव कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसके अलावा कहीं आप यहाँ कर देते, यहाँ कर देते, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यही इसमें कह रहा है। फिर ठीक है, उसके बाद फिर जो अगला श्लोक है वो भी इम्पोर्टेंट है। कि अगला श्लोक ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपने अज्ञे मतलब जो मनुष्य अज्ञे है, जो जानता नहीं, अपनी इच्छा से दैविक चित्त का ध्यान न रखकर, अगर मान लीजिए कान है ना, तो कान में अगर मान लीजिए देवकृत छिद्र में नहीं करेगा तो तीन जगह कर सकता है, एक कालिका, मरमरिका और लोहित का शिराओं में जब वेदन करता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी शिराएं जारी होगी ना, शिराएं मतलब कि वेन्स जारी होंगी, तो यहाँ ना करके ये या तो कालिका या मरमरिका या लोहितिका, देखिए किसी का कोई पोजीशन नहीं बताया गया कि कौन कहाँ पे होगा कान में। ठीक है, तो बस बोला यह है कि तीन शिराएं जा रही हैं कान में। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद करेंगे कमल के नाम से। कमल, क से कालिका, एम से मरमरिका और ल से लोहितिका। तो इन तीनों में अगर आपने शिरा में वेदन कर दिया तो उसको क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देवकृत छिद्र में कीजिए तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने जो ये तीन सिराएं हैं, कालिका, मरमरिका और लोहितिका, इन सिराओं में वेदन कर दीजिएगा, तब उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि देवकृत छिद के अलावा कहीं और जैसे काली कमल पे कीजिएगा तो उसको उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए आपने कालिका में वेदन किया, मान लीजिए कालिका में वेदन किया, देखिए एआईपीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि कालिका में वेदन करने पे क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं। तो क्या है, ज्वर दाह। ज्वर में क्या होता है, दाह होता है ना, बुखार लगता है, तो क्या होता है, हमारा शरीर जलता है, तो ज्वर दाह एक साथ याद रखिएगा।
और शोथ और वेदना एक साथ याद करिएगा। ज्वरदा, शोथ और वेदना, ये किसके लक्षण है? कालिका में अगर आपने गलती से कर्ण वेदन कर दिया है तो कालिका जो शिरा है, तो कालिका के चार लक्षण क्या है? ज्वर, दास, शोथ और अवेदना। फिर अगर आपने मरमरिका में अगर आपने कर दिया तो देखिए सेम ही चीज है इसमें, वेदना और ज्वर, और वेदना यहाँ पे भी है और वेदना यहाँ पे भी है और इसमें भी है, ज्वर यहाँ पे भी है तो ज्वर यहाँ पे भी है। तो इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला ये दोनों यहाँ पे है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या है? ग्रंथि। क्वेश्चन आया था कि ग्रंथि जो है, ग्रंथि कौन से कर्ण वेदन में उत्पन्न होता है? कर्ण वेदन के सिराओं में, मतलब ऐसे लिखा हुआ था, ऐसा ही कुछ था कि ग्रंथि जो लक्षण है कर्ण वेदन की कौन सी शिरा में जब वेदन हो जाता है तो होता है, तो हमें ध्यान रखना मरमरिका। तो मरमरिका में तीन लक्षण है, वेदना, ज्वर और ग्रंथि। फिर तीसरा कह रहा है लोहितिका। अगर लोहितिका शिरा में आपने कर्ण वेदन कर दिया तो क्या उत्पन्न होगा? मन्यास्तम, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे मास्क के नाम से, MASK। एम से मन्यास्तम, ए से अपतानक, एस से शिरोग्रह और के से कर्णशूल। तो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट था। इस श्लोक में क्या था कि कहना क्या चाह रहा था कि जो देवकृत छिद है नॉर्मली हमें उसी छिद में करना चाहिए। फिर बाय मिस्टेक उसके अलावा अगर आप कहीं और करते हैं, कहीं और में, कहाँ कहाँ? कमल में, कमल मतलब कालिका, मरमरिका और लोहितिका, इन तीनों में करते हैं तो उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। तो प्रत्येक का उपद्रव लिखा है, जैसे आपने कालिका में कर दिया तो ज्वरदा, शोथ, वेदना। आपने मरमरिका में कर दिया तो वेदना, ज्वर, ग्रंथि। और अगर आपने गलती से आपने अगर लोहितिका में कर दिया तो फिर क्या होगा? उसको मास्क मतलब मान्यास्तम, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? धार रहित या खुरदुरी तथा टेढ़ी और अप्रशस्त धातु की बनी हुई सूची के द्वारा वेदन करने से, मतलब वही कह रहा है कि जो हमारे सूची है या फिर जो सुई है उस जैसा धार नहीं है, उसमें खुरदुरी है, टेढ़ा वेढ़ा है, वेदन करने से या अधिक मोटी बत्ती के कान में रखने से, मतलब मान लीजिए आपने बहुत मोटी बत्ती कान में रख दिया तो दोषों का प्रक्षेप हो जाता है वेदन से होने से, जहाँ पे शर्म या उसके बाद फिर बोला कि इसको कैसे ठीक करना है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, उसको जाने दीजिए। योग वेदन, मतलब योग वेदन हो जाने पे अब कह रहा है कि मान लीजिए अच्छे से आपने कर्ण वेदन कर दिया तो फिर किसका? आम तेल का परिसेचन करना है, मतलब आम तेल को, कच्चे तेल को उसके ऊपर छींटना है। और कब छींटना है? योग वेदन हो जाने पे तिल्ली के कच्चे तेल से व्रण का परिसेचन करना चाहिए, तथा तीन तीन, मतलब ये तीन, दो तीन नहीं है, तीन तीन दिन के अंदर रुई की वर्ती का, मतलब आप क्या करना, छेद तो आपने कर दिया लेकिन छेद को बड़ा करना है ना, तो आपको क्या करना है? रुई डालते रहना है। थोड़ा थोड़ा तीन तीन दिन पे रुई का जो मोटाईपन है उसको बढ़ाते जाना है। ये भी आगे भी आएगा फिर से। आपको क्या करना है? आपने कर्णवेदन कर दिया, उसके बाद आम तेल का छिड़कना है। आम तेल छिड़कना है किसके ऊपर? कर्णवेदन का जो होल बना है उसके ऊपर, और होल को थोड़ा हमको बड़ा करना है, तो हमको क्या करना है? उसमें रुई डालना है। और रुई कब क्या करना है? रुई को तीन तीन दिन के अंतर से रुई की वर्ती का उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट करते जानी चाहिए, और फिर आम तेल से सेचन करते रहना चाहिए। तो यही कह रहा है कि मान लीजिए आपने ये कान है हमारा, बहुत बेकार सा कान बना है, यहाँ पे आपने छेद कर दिया है। अब छेद तो कर दिया तो इसमें क्या करिएगा आप? इसमें थोड़ा सा आम तेल, कच्चा तेल इसमें छिड़किएगा, ठीक है। फिर इस छेद को, इतना छोटा तो नहीं रहेगा तो बड़ा होगा, तो इस छेद में आप पहले तभी थोड़ा सा रुई डाल दीजिए। फिर धीरे धीरे करके रुई का मोटाई बढ़ाते जाइए, और थोड़ा मोटा रुई, और मोटा रुई एक लिमिट तक के बाद छोड़ देना। वो लिमिट क्या है वो बताया नहीं है उन्हें। अब ये तो तीन तीन दिन पे हमें क्या करना है? रुई की मोटाई को बढ़ाना है। इसमें से हमें इंपॉर्टेंट ये है कि तीन तीन दिन पे रुई की मोटाई को बढ़ाना है। और किसका छिड़काव करना है? कच्चे तेल या फिर आम तेल का। दोष और ज्वर, सोफ आदि उपद्रव के शांत होने पे कर्ण छेद को बड़ा करने के लिए छोटे छोटे वर्धनों का उपयोग करना चाहिए। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी इस प्रकार विवर्धीकरण दोष के प्रकोप से अथवा आघात लगने से दो भागों में विभक्त होकर फट जाता है। उसके संधान करने की विधि का श्रवण करो। अब क्या था ना, पहले ये तो बता दिया कि हाँ, मतलब कर्ण वेदन कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये सब दिक्कत हो जाएगी, तो ये उपद्रव हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने बुरे तरीके से करते हैं ना कि वो फट जाता है, कान ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो अगर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो उसका क्या करना है? उसको हमको ठीक करना है, उसको हमको संधान करना, उसमें संधान मत करके उसको हील करना है। तो हील करने के लिए हमको क्या करना है? उसको बंद करना है। तो क्या करा, कभी कभी इस प्रकार से विवर्तित कर्ण दोषों के प्रकोप से अथवा आघात लगने से दो भागों में विभक्त होकर फट जाता है। अतः उसके संधान करने की विधि का श्रवण करो। अब अब जो फट गया, अलग हो गया, उसको संधान मतलब हील करना है। उसका प्रोसेस क्या क्या है? तो इसमें क्या है, इस कार्य के लिए कर्ण संधान करने की संक्षेप से 15 विधि होती है। तो संधान की कितनी विधियां हैं? कर्ण संधान की कितनी विधियां हैं? 15 है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, कर्ण संधान विधि।
हम क्यों अलग से लिखवा इसलिए बोल रहे हैं, कर्ण संधान विधि कितनी है? आप लिखिएगा 15, जिसमें से 7 लिखिएगा साध्य 10 और असाध्य 5। कर्ण संधान विधि 7 साध्य, 7 साध्य है सर, 7। क्या बोल रहे हो तुम? सर कर्ण संधान विधि आपने 15 बताई है सर। जो कर्णपाली जो संधान है उसका टोटल कितना है? 15, ठीक है, हम्म। जिसमें 10 साध्य और 5 असाध्य है। अभी साध्य 10 क्या है और 5 असाध्य क्या है, आगे डिस्क्रिप्शन अभी आगे आएगा, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे लिख लीजिए कर्ण संधान विधि 15, जिसमें से 10 साध्य और 5 असाध्य है। हुआ क्या है कि मान लीजिए आपने कर्ण वो फट गया है, अलग हिस्सों में विभक्त हो गया है, तो कुछ कुछ लक्षण है तो बताया गया है कि अगर कर्ण ऐसा हो जाता है तो कौन सा हमें बंधन करना है, फिर अगर ऐसा लक्षण हो तो कौन सा बंधन ऐसा करना है। तो 10 वाले जो है वो साध्य, मतलब 10 तरीके से करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 ऐसी तरीके से कान फट जाते कि आपने उसमें संधान किया तो वो नहीं ठीक होते, वही असाध्य है। तो आप बस लिखिए कर्णपाली बंधन 15, 10 साध्य और 5 असाध्य। फिर नीचे लिख लीजिएगा कर्णपाली उपद्रव, कर्णपाली उपद्रव, उसके सामने ऑब्लिक करके 10 लिख लीजिएगा, अभी वो आगे आएगा। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि ये जो 15 है, कर्ण संधान विधि, जब कर्ण फट के अलग हो गया तो उसको संधान करने के लिए, संधान या उसको बंद कर, बंद जो बंधन मतलब उसको हील कर, बंद मतलब उसको पैकेजिंग करने के लिए वो क्या क्या है उसके नाम आपको याद रखने। यहाँ से भी AIPGT में क्वेश्चन आए हुए हैं और UPSC के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए कि है। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं, जैसे क्या नाम है, नेमि संधानक, उत्पल भेदक, ये क्या प्रोसेस है, सबके नाम है। नेमि संधानक, उत्पल भेदक, वल्लूरक, आसंगिम, गंडकर्ण, आहार्य, निर्वेदितम, वेयोजियम, कपाट संदिग्ध, अर्ध कपाट संदिग्ध, संक्षिप्त, हिरण्यकर्ण, बल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण और काकोश। ये जो 5 लास्ट वाले ये असाध्य वाले, ऊपर 10 वाले साध्य वाले। तो अभी ये अलग अलग दिया हुआ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, नेमि संधानक जो है, सबसे पहले किसका वर्णन है, नेमि। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। ठीक है, तो ये नेमि संधानक क्या है, एक प्रोसेस है, एक इसका नाम दे दिया गया है नेमि संधानक। और इसको कब करना है, इनमें यदि कर्णपाली के दोनों भाग मोटे फैले हुए हो तथा समान हो तथा तो नेमि संधानक बंध का उपयोग करना चाहिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे इतना सारी चीज को, पृथु आयत सम, उभय पाली, उभय मतलब दोनों पाली, पृथु मतलब क्या हो गया, मोटा, और आयत का मतलब क्या हो गया, आयत का मतलब हो गया मतलब कि अब इसको हमने कैसे याद किया, इसको ऐसे याद कीजिए, पास, PAS, पृथु आयत और सम, ये पास क्या हो गया, पास हो गया हमारा नेमि संधानक। ठीक है, आपसे पास से याद रखिएगा, पास नेमि संधानक, P से पृथु, A फॉर आयत और S फॉर सम। तो पास याद करिएगा तो आपको याद रहेगा पास नेमि संधानक। फिर क्या कह रहा है, फिर उत्पल भेदक, उत्पल भेदक क्या है, वृत्त आयत और सम। तो इसको पास के इसको वास कर लीजिए, पास और वास, वृत्त हो गया और आयत हो गया और सम हो गया, तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया। ये पहले सबसे पहले नेमि संधानक है और दूसरा उत्पल भेदक। आप हिंदी भी देख सकते हैं पर हिंदी ज्यादा कंफ्यूज करेगा, हिंदी भी देखने के बाद ना हिंदी किसी का याद नहीं रहेगा, श्लोक भाई इसको याद रखेंगे पास वास करके तो आपको सामने दिख जाएगा। ठीक, इसलिए मैं इसमें श्लोक बोल रहा हूँ देखने के लिए। तो पास हो गया हमारा, पास हो गया पृथु आयत सम, और वास हो गया, VAS हो गया हमारा उत्पल भेदक। तो ये हमारे दो हो गए। तीसरा क्या है, हरस्व मतलब छोटा, वृत्त मतलब गोल और सम, तो इसको हम क्या रखेंगे, HVS, H मतलब हरस्व। अल्फाबेट से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब 2-3 बार देखे ना तो आपको याद रहेगा, हाँ यार, मतलब कि नेवी संधानक में पास आया था, तो आपको ऑप्शन सामने दिखेगा कि हाँ P का कुछ दिख रहा है कि नहीं है, A का दिख रहा है कि नहीं कुछ दिख रहा है, या फिर आप सीधे श्लोक करके आ जाता है, पृथुल आयसम, ये किसके लिए आया है, तो आपको याद रहेगा PAS, अरे ये तो इसके लिए आया है, निम्न संधानक के लिए आया है। या फिर आ जाएगा वृत्त आयतसम, तो वृत्त आयतसम आपको याद आएगा कि वास, ये उत्पल भेदक के लिए आया है। फिर तीसरा क्या है हमारा, हरस्व, वृत्त और सम। हरस्व का मतलब छोटा, वृत्त ये तो आपको हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, तो आप इसका याद रखिए। वल्लूरक का क्या है, ये तीसरा क्या नाम है, वल्लूरक, आपको नाम याद रखना है, नेमी संधानक, इसी सीक्वेंस में नाम याद रखेंगे, नेमि संधानक, उत्पल भेदक और वल्लूरक।
तो वल्लूरक का HBS हर्ष वित्त और सम। फिर क्या कह रहा है, तीसरा क्या है, आसंगीम। आसंगीम में क्या है, अभ्यंतर अभ्यंतर दीर्घ कपाली। देखिए आसंगीम और गंडकर्ण एक ही जैसा है। इसमें क्या है, अभ्यंतर दीर्घ कपाली मतलब अंदर की ओर बड़ा कपाली है, और इसमें क्या है, बाह्य दीर्घ कपाली। तो इसको एक साथ अंडरलाइन कर लीजिए, गंडकर्ण क्या है, बाह्य दीर्घ कपाली, और आसंगी में आभ्यंतर दीर्घ कपाली। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि यार कौन सा वाला मतलब अभ्यंतर था, कौन सा वाला बाह्य था। तो आप याद रखिए, अ से अभ्यंतर है, अ से आसंगी में, तो दोनों में आ याद कर लीजिए, आ जैसे हम कहते हैं ना आ, तो वैसे मतलब अभ्यंतर दीर्घ कपाली क्या है, आसंगी में, और बाह्य दीर्घ कपाली क्या है, गणकण है। तो इस देखिए याद कर मतलब आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे चीजों को याद करने के लिए। मैंने जिस तरीके से याद किया था वैसे ही मैं बता रहा हूँ, आप एक दो बार उसको देखिएगा तो याद रह जाएगा। तो पास वास HBS, अभ्यंतर दीर्घ कपाली हमारा असांगिम, और बाह्य दीर्घ कपाली हो गया गणकण। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें साध्य कौन है, असाध्य क्या है। तो आपको नाम याद रहेगा साध्य वाले, तो आपको उससे भी काम, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि असंगिम क्या है, तो आपको ध्यान रखना कि हाँ यार ये साध्य वाला है। फिर अब छठा देखते हैं, अपाली उभय तो, मतलब मान लीजिए पाली ही नहीं है दोनों साइड, तो उसमें क्या कह रहा है, अपाली उभय तो आहार। तो उसमें कौन सा, अपाली में आहारन विधि करनी है, आहार, अभी जो ये आया था ना आहार, आहार ये करना है, अपाली, तो ये आपको ऐसे ही याद करना है, अपाली उभय तो आहार। ये हमारा छठा था। सातवां क्या है, पीठोपम पाली उभय तो क्षीण पुत्रिका आश्रितो निर्विदितम। तो क्षीण पुत्रिका बस याद कर लीजिएगा, क्षीण पुत्रिका में हमें निर्वेदितम, ये क्वेश्चन आया हुआ है एपीजीटी में कि क्षीण पुत्रिका जो है किसमें है, जिसमें पुत्रिका क्षीण है उसमें कौन सा बंध करना है, तो हमारा निर्वेदितम, निर्वेदिम जो भी है, ये हमारा हो गया सातवां। अब जो सातवां के बाद आठवां नौवां है बिल्कुल एक जैसा है, देखिए इसमें स्थूल अनु सम विषल, ये सॉरी, इसको देखिए इसमें इसका नाम क्या, वे वे व्यायोजिम, जो भी है व्यायोजिम। अब मुझे बताइए ये कैसा लग रहा है, व्यायाम की तरह लग रहा है ना, व्यायाम की तरह लग रहा है, जो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज कौन करता है, मोटा व्यक्ति करता है, स्थूल अनु सम विषम मोटे पतले, जो विषम है वो सब करते हैं। तो उसको ऐसे याद कीजिएगा, छोटे पतले मोटे चौड़े, ये ऐसे जो इंसान होते हैं वो व्यायाम करते हैं, उसके नाम पे व्यायोजिम है। स्थूल अनु सम और विषम, जहाँ पे सम और विषम दोनों आया है उसको व्यायाम करवाना है, ठीक है। व्यायाम हम सबको सजेस्ट करते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि व्यायाम सिर्फ एक आदमी को कहते हैं, बोलते हैं जो सम है उसको भी करवाना है, विषम उसको भी, तो व्यायाम के नाम से उसको याद रखिएगा। तो हमारा ये हो गया आठवां। नौवां दसवां एक जैसा है, कैसे, अ, नौवां जो है वो क्या है, अभ्यंतर दीर्घ कपालीय, अभ्यंतर दीर्घ कपाली, अतिर अल्पपाली कपाट संधि, और इसमें जैसे अभ्यंतर था तो कपाट संधि है, और बाह्य दीर्घ कपाली इतना बड़ा लाइन याद करनी है, अर्ध कपाट संधि। तो नौवां दसवां देखिए, नौवां जो है उसका नाम है कपाट संधि, और दसवां क्या है हमारा, अर्ध कपाट संधि। तो नौवां जो है वो कपाट संधि है, तो उसमें अभ्यंतर आया है, और दसवां जो है अर्ध कपाट संधि है, उसमें अब मैं आपको इमेज ही नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि ये सब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये तो मैं आपको दिमाग में बता देता कि ऐसा देखो ऐसा होता है। तो आपको बस श्लोक वाइज याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये इमेजिनेशन के ऊपर की चीज है ये। बस आप बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके लिए है, जैसे अर्ध कपाट संधि के लिए बाह्य दीर्घ कपालिया है। देखिए ऊपर भी आया था अभ्यंतर दीर्घ कपाली आसंगिम, और बाह्य दीर्घ कपाली गंडकण। लेकिन इसमें क्या आ गया, कपाट संधि में अभ्यंतर दीर्घ कपाली अल्पपाली, फिर आ गया दो चीज आ गया, अंदर की ओर बड़ा कपाली और अल्पपाली। मतलब हिंदी देखने की कोई जरूरत है, हिंदी देखिएगा तो सबका एक जैसा लगेगा। तो हमने अभी 10 साध्य जो कर्ण बंधन, जो फटने के बाद जो कर्ण बंधन करे वो देख लिए। पहला क्या है, नेमि संधानक, उत्पल भेदक, वल्लूरक, आसंगीन, गंडकर्ण, फिर आहार्य, फिर निर्वेदितम, फिर वेयोजिम, फिर क्या है कपाट संधि और अर्ध कपाट संधि। ये हमारा साध्य वाला है। असाध्य वाला पांच क्या नाम है, संक्षिप्त है, हिंडकर्ण है। यहाँ पे देखिए असाध्य वाले का नाम क्या है, संक्षिप्त है, हिरणकर्ण है, बल्लीकर्ण है, और आगे भी है। तो इसके भी लक्षण लिखे हुए हैं, तो उसका लक्षण याद नहीं लिखे गया। पंच ये लिखा हुआ संक्षिप्त प्रायः, पंच असाध्य है। सबके लक्षण वैसे ही लिखे हुए जैसे भी हमने देखा, तो सबके लक्षण याद नहीं कीजिए, आप साध्य वालों का बस याद कर लीजिए, यहीं से पूछना है, असाध्य वाले को छोड़ लीजिए, बस नाम याद कर लीजिए। इसका संक्षिप्त है, हिरणकर्ण है, बल्लीकर्ण है, यष्टिकर्ण है,
और काकोष्टक है, ये 5 असाध्य वाले हैं। ठीक है, इसके क्या क्या हैं लक्षण वो उसको जाने दीजिए। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसका नाम याद सर एक रखिएगा। बार रिपीट कर दीजिए, मेरा छूट गया था। क्या छूट गया आपका? साध्य वाला था, छूट गया था मेरा। क्या-क्या अंडरलाइन करना सर, वो रिपीट कर दीजिए। देखिए अंडरलाइन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप पूरा छूट गया आपको ये? हाँ सर, थोड़ा-सा छूट गया था कुछ। सर ऊपर की लाइन छूट गई है, नीचे की मुझे पता है, ऊपर की लाइन छूट गई है। ठीक है ठीक है, देखो बेटा, क्या है ना कि मतलब ये 10 असाध्य वाले हैं कर्ण वेदन बंधन। ठीक है, जब फट जाता है तो हमें बंधन करना है उसको रोकने के लिए। तो साध्य में क्या क्या है? सबसे पहला है नेमि संधानक। नेमि संधानक को कैसे याद किया? पास करके। पृथु आयत सम। ठीक है, तो पास लिख लीजिए। उत्पल वेदक में आप लिख लीजिए, दूसरा क्या है? उत्पल भेदक, उसमें लिख लीजिए वास, VAS, वृत्त आयत सम। तीसरा क्या है हमारा? वल्लूरक, उसमें क्या है? हर्ष वृत्त और सम, HVS कर लीजिएगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? असंगीम, और पांचवा क्या है? गंडीगण। तो असंगीम क्या है? अभ्यंतर दीर्घ कपाली, और गंडकर्ण क्या है? बाह्य दीर्घ कपाली। इसमें अंदर दीर्घ कपाली हो गया, इसमें बाह्य हो गया। तो अ से अभ्यंतर, अ से असंगीम, तो अ से याद कीजिएगा। फिर दोनों तरफ अपाली, अपाली उभय तो उसका आहरण है। फिर क्या? छिन्न पुत्रिका में निर्वेदितम है। स्थूल अनु सम विषम में मैंने बोला था, जो जैसे व्यायाम से इसको कंपेयर कीजिए सम और विषम के लिए। और अभ्यंतर दीर्घ पाली, देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएगा तभी यहाँ से घुस के पूछा जाएगा, बट एआईपीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। लास्ट में यही दो बच गया, कपाट संधि और अर्ध कपाट संधि। कपाट संधि में क्या है? अभ्यंतर दीर्घ पाली और अल्पपाली, और बाह्य, फिर उसके बाद क्या? अर्ध कपाट संधि में क्या है? बाह्य दीर्घ पाली और अल्पपाली। फिर मैंने आपको बोला असाध्य वाले में क्या नाम याद रखना? संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण और ककोष्ठ है, ये 5 है असाध्य वाले। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये 10 + 5, तो कर्ण बंधन कितने प्रकार के होंगे? कर्णपाली बंधन हो गए 15 प्रकार के। अब आगे देखते हैं। जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली ना हो, उसके कर्ण पीठ के मध्य के समान में वेदन करके वर्धन करना चाहिए, इसको जाने दीजिए। बाहर की कर्णपाली लंबी हो तो भीतर की ओर संधान करना चाहिए, एवं यदि भीतरी कर्णपाली लंबी हो तो बाहर की ओर संधान करना चाहिए। तो इसको अंडरलाइन हिंदी में कर लीजिए कि बाहर की मान लीजिए कर्णपाली लंबी है तो भीतर की ओर करो, और भीतर की लंबी हो तो बाहर की ओर करो। कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। यदि किसी मनुष्य की मोटी चौड़ी, और इसमें से जो पूछा जाना था वो कमल मैंने बता दिया था, और ये 10 जो है ये बता दिया था। बाकी छठे सातवें महीने में करना चाहिए। ये सब ये दो चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला श्लोक है, और एक कमल वाला जो है। बाकी इस चैप्टर में उतना कुछ नहीं है। यदि किसी मनुष्य के पाली ना हो तो, मान लीजिए किसी का पाली ना हो तो शास्त्र के वेद गंड प्रदेश, मतलब कपोल स्थल से जीवित तथा कुछ संबंध रखे हुए मांस को लेकर उसकी कर्णपाली बना देवे। तो अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए किसी की कर्णपाली ना हो, कर्णपाली का मतलब समझ रहे हैं? जो लोब्यूल है कान का, उसमें कह रहे हैं वो। तो वहां पे क्या करना है? कर्णपाली जहाँ पे कान में छेद कर रहे हैं नीचे वाले पोर्शन को, लोब्यूल को, तो कर्ण प्रदेश में, तो वहां पे क्या करना है? कपोल स्थल से जीवित, मतलब क्या करेगा? मान लो किसी का कर्णपाली ना हो तो आपको कहाँ से लेना है? गंड प्रदेश, जो गले वाला एरिया है वहां से आपको मांस लेना है। ऐसा फालतू की चीजें लिखी हुई है, कोई करता थोड़ी ना है। ठीक है, फिर ये भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है? उपयुक्त बंधनों में से किसी एक बंधन को करने की इच्छा वाला वैद्य प्रथम अग्रपर्णी अध्याय में वर्णित आवश्यक सामग्री का संचय करे। आपको करना है नहीं, इसमें जाने दीजिए। यहाँ ये याद रखिएगा बस कि यदि वायु से दूषित रक्त हो तो कांजी और गर्म जल से, पित्त से दूषित रक्त हो तो ठंडे पानी तथा दूध से, और कफ से दूषित हो तो सूरामण और गर्म जल से कानों को प्रक्षालित कर पश्चात उस स्थान को लेखन करके कर देना। मतलब ये करना है ना कि मतलब ये प्रोसेस बोला गया है, इसको आप पढ़िएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई इसका जो कर्ण वेदन कर रहे थे, और इसका जो कर्ण वेदन करते समय ना रक्त कैसा निकला है, वायु से दूषित रक्त निकला है, तो उस समय हमको क्या करना? उस समय हमें कांजी और गर्म जल से क्या करना? प्रक्षालन के लिए बोला गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यदि वायु से दूषित रक्त आपको दिख रहा है, तो वायु से दूषित रक्त कैसा था? जो हमने वहां ऊपर पढ़ा था, दूषित रक्त के लक्षण में वात से दूषित लक्षण कैसे होते? फेनिल होते, अरुण वर्ण का होता है। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो उसमें क्या करना? आपको परिसेचन करना है, किससे? कांजी और गर्म जल से। देखिए वात में क्या बोले? अगर वात से दूषित है तो कांजी और गर्म जल से, पित्त से दूषित है तो ठंडे पानी और दूध से, और कफ से दूषित है तो सुरामंड और गर्म जल से। तो गर्म जल वात के लिए भी आया और कफ के लिए भी आया, क्यों? क्योंकि ये शीतल होते हैं ना, इसलिए।
इसमें से इंपॉर्टेंट जो सूरामंड वाला है, क्यों ये लगेगा कंफ्यूज करेगा, बाकी ठंडा पानी आपको लग जाएगा कि हाँ यार पित्त वाले दूषित होगा तो उसमें यूज कर लेंगे। तो ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाकी इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कर्ण का किसी के साथ विघटन, दिन में शयन, अति भोजन, स्त्री संभोग, अग्नि या सूर्य का ताप तथा अधिक भाषण, अन्य प्रकार के प्रसम, ये सब वर्जित करना चाहिए। मतलब जब कर्ण वेदन हो तो पता नहीं है तो पहले बोल देते हैं कि हम बच्चों को करना है, फिर बोलते हैं कि शयन नहीं करो, दिन में शयन नहीं करो। बच्चे को तो दिन में शयन करना कराते हैं हम लोग। बंधन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता हो या अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा रक्त बहुत कम निकलता हो तो संधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात दूर से रक्त संधान करने से रोपित होने पर परिपोट। तो वात दूर से अगर मान लीजिए संधान है, वात दूर से संधान करने से रोपित परिपोट, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत बेकार से क्वेश्चन है, जाने दीजिए। फिर वही वाली लाइन फिर से आ गया कि आम तेलेन तिरात परिसेचित। जो हमारा क्या है कि तिल के कच्चे तेल के से 3-3 दिन पे परिसेच करना है। प्रत्येक तीसरे दिन पिच्चू का परिवर्तन करना चाहिए। इस तरह से जब वो ठीक तरह से रोपित हो जाए तथा कोई उपद्रव भी पैदा ना हो एवं स्थान की त्वचा का रंग, त्वचा जो जहाँ पे त्वचा है वो स्किन के कलर पे आ जाए तो हमको चलना चाहिए कि अब मतलब ठीक हो गया और हमें वर्तनों द्वारा धीरे धीरे बढ़ाना है। सब जाने दीजिए। अब बाकी कह रहा है कि अब शुद्ध कर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, मैंने दो ऊपर के जो श्लोक बताए थे वही इंपॉर्टेंट था। अब शुद्ध कर्ण पाली की विधि के लिए अभ्यंग का प्रयोग लिखते हैं। बाकी इन्होंने बताया है कि किससे अभ्यंग करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। प्रथम स्वेदन करके पश्चात इस तेल को कान पर लगाकर मर्दन करे। इस तेल के प्रयोग से बिना उधरे हुए थी। जाने दीजिए कौन सा तेल हमको बनाना नहीं है, ये भी जाने दीजिए, ये जाने दीजिए, ये सब काटते जाइए, ठीक है। जो कान उस प्रकार से स्वेदन, स्नेह और उद्वर्तन तथा अभ्यंग करने से नहीं बढ़ते उनके लिए अपांग प्रदेश में प्रक्षालन करना चाहिए। अब बोला गया कि आप मान लीजिए कान में वेदन तो कर दिए, यहाँ पे मान लीजिए वेदन कर लिया, बट आप उसमें वर्धनक मतलब रुई का प्रयोग कर रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहा है, तो फिर आपको उस केस में क्या करना चाहिए, उसके लिए उनके लिए अपांग प्रदेश में प्रक्षालन कर देना चाहिए। अब इतना घुस के भी नहीं पूछेंगे कि अपांग प्रदेश में आप छेद कर दीजिए जिसका छेद बढ़ नहीं रहा हो। यदि कर्णपाली का संधान करने के बाद उसे सहसा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो पाली आम होने से शीघ्र ही सोती होकर वहां से गिर जाती है। जब कर्ण पे बाल उत्पन्न हो जाए, जब कर्ण पे बाल उत्पन्न हो जाए तथा छिद्र अच्छा हो और संधि जुड़ गई हो एवं कर्णपाली समान तथा स्थिर हो गई हो तथा वहां के व्रण की भली भांति रोन हो गया हो तथा पीड़ा भी नहीं होती हो, ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस कान का उपयोग पेट और वर्धन करना चाहिए। कुछ नहीं है, कर्णपाली का संधान करने के लिए सांस में अनेक बंद होते हैं, तब यहाँ जहाँ पे जो बंद ठीक करे उस तरह से यूज करना चाहिए, ये भी कुछ नहीं है। हे पुरुष, अब मनुष्यों की कर्णपाली में होने वाले रोगों को कहता हूँ। तो वही है कि मतलब अब क्या-क्या रोग हो जाता है, मनुष्य के कर्णपाली में क्या-क्या रोग हो सकते हैं। मिथ्याहार विहार से वात पित्त और कफ ये कुपित होकर प्रीति दो-दो मतलब कैसे होते हैं, वात के कुपित होने पे विस्फोट, स्पर्श, घ्राण हो शोथ होता है, पित्त के कुपित होने पे दाह, विस्फोट का प्रादुर्भाव, शोथ और पाक होता है, पाली में कफ के कुपित में कंठु शोथ वगैरह रहता है। जो वात के लक्षण है, पित्त के जो लक्षण और कफ के लक्षण वैसे ही लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपको इस तरह से रीड करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यार। एक बार बस देख बार श्लोक आगे बढ़ते जा रहे हैं। उक्त प्रकार के रोगों में दोस्तों के अनुसार प्रथम शोधन, उसके पास शोधन करना चाहिए, उसके बाद स्वेदन अभ्यंग वगैरह करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य विधियों क्रियाएं तथा यथा योग गृहण भोजन का करना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। देखिए मैं एक जगह आपको लिखाया था ना कि मान लीजिए कि जैसे आया था ना, कहाँ कहाँ आया था कि भोजन कब देना है? अग्निकर्म के पहले कौन सा भोजन देना था? हेलो, अंजलि जी, अंजलि जी। चिल्लन। और एक और आया था रक्त मोक्षण के पहले। हाँ, रक्त मोक्षण से पहले यवागु। यवागुपर्ण। और कर्ण वेदन से पहले गुरु आहार, लघु अन्न। लघुवन। लघुवन लिखा था वहां पे। हाँ, उस समय आपने लघु अन्न कहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे उसको लघु की जगह ये कर लीजिएगा, वृहन भोजन कराना है, मतलब गुरु आहार करवाना है, ठीक है। ये गलत हो गया था वहां पे, यहाँ पे मिला है वो। ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। वृहन भोजन करवाना होता है। अब ये कह रहा है कि अब इसके अनंतर कर्णपाली में उपद्रव होने वाले रोगों के नाम तथा लक्षण को कहता हूँ।
तो मैंने आपको बताया था ना कर्णपाली में कितने उपद्रव हो रहे थे, 10। तो उसी के नाम है उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव। ये अति, तो इसमें से 10 के नाम याद नहीं करने, बस ये तीनों अंडरलाइन कीजिए। उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव, इसमें क्या होता है, कंडु युक्त होते हैं। बाकी अवमंद, सकंडु, ग्रंथिक, जम्बुल, श्रावी और दावन, ये 10 पाली के उपद्रव है। ठीक है, ये तो ये कॉम्प्लिकेशन है, तो कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन नहीं आया है, बस पूछा गया था एक बार, कहीं किसी पेपर में पूछा गया था कि इनमें से किस में ज्यादा कंडू होता है। तो आप याद रखिएगा, उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव, इन तीनों में से कोई से में कंडू ज्यादा होते हैं। बाकी जो नाम है अम्मंत, सकंडुक, सकंडुक जैसे पढ़ने में लगता है कि सकंडुक है तो इसमें कंडू मतलब खुजली ज्यादा होती होगी, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन सकंडुक ही रखा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुजली या कंडू हो रहा है वो किसमें हो रहा है, उत्पाटक, उत्पुटक और श्याव में। बाकी अब कह रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशन है, इसकी चिकित्सा क्या होगी, तो ये सब जाने दीजिए, सब कुछ नहीं है, काम की चीजें नहीं है हमारा। बहुत बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं था ये, लेकिन बस ये था कि कुछ प्रोसेस होता नहीं है, तो जो चीजें अप्लाई, वो चीज जो हम यूज करते वो चीज यहाँ लिखा हो तो हमें समझ में भी है, बट इन्होंने ऐसा ऐसा चीज देख देख लिख दिया है जो हम नहीं कर पा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण वेदन हो गया था। कर्ण वेदन में मैंने आपको जो बताया बस वही उसी को पढ़िएगा, मैं कल पूछूंगा भी तो इसी इन्हीं में से पूछूंगा। एक तो किस लिए किया जा रहा है, रक्षा और आभूषण के लिए छठे सातवें महीने में, और भागवत ने बोला छठे सातवें आठवें महीने में, या फिर हिम आगम में। पतली हो तो सुई से, मोटी हो तो आरा से। फिर उसके बाद क्या बोला था कि अगर इसमें नहीं करते हो, देवकृत छिद में नहीं करते हो, तो इसके अलावा 3 सिराएं पास होती है, उनमें से कहीं भी आप कर दिए थे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या लक्षण, जैसे कमल, 3 सिराएं, कालिका, मरमरिका, लोहितिका, और इसमें सबके अलग अलग लक्षण लिखे हुए थे। एक ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा हमें ये बोला था कि आम तेल से हमें परिसेचन करना, और 3 3 दिन पे हमें रुई की साइज को बढ़ानी है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट था ये था कि जो टोटल जो कर्ण वेदन संधान है वो टोटल 15 प्रकार के होते हैं, 10 साध्य, 5 असाध्य, और 10 के लक्षण मैंने बोला था, ये देख लीजिएगा। फिर बाकी इसके आगे जितना भी चीजें लिखी गई है, बस राम कहानी लिखी गई है, उसकी उतनी नीट नहीं करी है। लास्ट में कर्ण वेदन के बाद इन्होंने एक चीज बोला है कि कर्ण वेदन के साथ साथ हम, क्या होता है ना, कभी कभी ऊंट वोट फट जाता है, तो उसमें बोला है कि उसमें क्या करना है, वही बोला है, कटे हुए ओष्ठ या जन्मजात विकृत ओष्ठ। जन्मजात विकृत ओष्ठ कौन सी बीमारी है, आप लोग बताएंगे। क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप और क्लिप क्लेफ्ट, क्लिप से क्लिप पैकेट इसका क्लिप ट्रीटमेंट पैलेट हाँ तो यही है, वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट जो भी है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया, कटे हुए ओष्ठ या जन्मजात विकृत ओष्ठ का संधान भी यहाँ पे एक्चुअली ना इसके ऊपर नासा संधान के बारे में बोला गया था। ये रहा ये वाला। ठीक है, देखते हैं नासा संधान मतलब नासा कट जाने पे। तो रोहू के द्वारा इसमें भी एक श्लोक आया हुआ, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी तक इसके पहले जितना हमने देखा था वो हमने कान कान का देख लिया था। अब क्या रहे, नाक का फिर करेंगे, फिर होंठ का करेंगे। तो नासा का क्या है, इतना श्लोक नहीं देखेंगे, हिंदी देखते हैं। श्लोक नंबर हमारा है 53। रोगी के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पे उसके जोड़ने की विधि का वर्णन कह रहा हूँ। छिन्न नासिका के बराबर किसी वृत्त का पत्ता लेकर, मान लीजिए जहां जहां पे छिन्न हो गया, कट गया है, मतलब जितना भाग कट गया, किसी वृक्ष उसमें क्या करना, किसी वृक्ष का पत्ता लेकर उसके बराबर ही कपोल से कुछ संबंध रखते हुए, मतलब कपोल जो हमारा है वहां से बोला गया मांस को काटकर नाक के अग्रभाग का विलेखन करके उस स्थान पे वो मांस लगाकर सुई से सीवन कर्म करना है। तो हमें कौन सा कर्म करना है, सुई से हमें स्विचरिंग करनी है, ये तो हर कोई करता है। बंधन लगाकर सावधानी पूर्वक शीघ्रता से जोड़ दे। उसके पश्चात नासा के रंध्र में 2 एरंड नाल प्रवेश कर नासा को कुछ उल्टी उठाकर, तो बोला गया था कि नासा के रंध्रों में, जो नासा के छेद है उसमें किसका प्रवेश करना है, क्योंकि दो छिद्र है ना, तो 2 एरंड नाल का प्रवेश करना है। एरंड नाल आप अंडरलाइन कीजिएगा, सुई से सीवन अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुछ उठाकर दोनों को जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक नासिका की तरह बंधन लगा देना चाहिए। पश्चात उस पर लाल चंदन, मुलेठी और रसोद का महीन चूर्ण छिड़कना चाहिए। फिर श्वेत पिच्चू से ढककर तिलों के तेल से बार बार सेचन करते रहना चाहिए। पूर्ण भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद घृतपान करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं आने वाला है। स्निग्ध होने पर युक्तिपूर्वक विरेचन कर्म कराना चाहिए। तो आपको क्या क्या प्रोसेस करवाना है, देखिए, घृतपान कराना है, बस पॉइंट अंडरलाइन, घृतपान कराना है, विरेचन कराना है, फिर परिसेचन कराना है तिल के तेल से। तो ये छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से नहीं आएंगे, बस ये जो आया एरंड नाल वाला, जब ठीक तरह से संधि नासा का रोहन हो जाए तो उस दशा में उसके कपोल संबंधित हिस्से को काट देना चाहिए। यदि नासिका छोटी रह गई हो तो उसे पुनः बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बोल यही क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें कि नासा अगर मान लीजिए कट काट जाए तो उसको कैसे हील करना, तो बोला गया कपोल का मांस लेके वहां पे लगा देना है, सुई से उसके सी देना, और इसको बैलेंस के लिए क्या करना है, दो दो जो नासिका छेद है उसमें एरंड नाल को डाल के फिक्स कर देना है। फिर उसको फिर परिसेचन कीजिए, विरेचन कराइए, घृतपान कराइए, ये सब कहा गया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें से आप ये वाला 2 एरंड नाल वाला अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसी के बाद बोला गया है
कि मान लीजिए जैसे नासिका का कट फट जा रहा है, वैसे ही कटे हुए होस्ट या तो किसी आघात से ओट कट गया हो, या फिर जन्मजात विकृत ओस्ट का संधान भी नासा संधान के अनुसार करना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि इसमें एरर नाल का उपयोग नहीं होता है, मतलब एरर नाल का उपयोग इसमें नहीं हो रहा है। इस प्रकार जो वैद्य नासा तथा ओस्ट के संधान को भली भांति जानता है, वो रजाओं की चिकित्सा करने में योग हो सकता है। तो इसमें ओठ और नाक में क्या फर्क है कि उसमें एरर नाल का यूज करना है, ओठ में एरर नाल का यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं वही कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, इसमें बहुत सारे श्लोक है जो हमारे 60 के आसपास श्लोक है। 60 के आसपास श्लोक में से भी हमें सिर्फ ध्यान रखना 4-5 जो मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही अंडरलाइन कर रहा हूँ, बाकी रीड करने के लिए तो बहुत कुछ है, सारांश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट वहां से कोई बेनिफिट नहीं है।